हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आज फिर जुमेरात थी। मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और फौरन अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक कर लिया। हर जुमेरात को मेरी यही हालत होती थी। यही कोशिश होती थी कि मैं वक्त से पहले ही सो जाऊं और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दूं। आज तो मेरा शौहर भी किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। न जाने हर जुमेरात को मेरे शौहर को कौन सा काम पड़ जाया करता। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। इसलिए यही चाहती थी कि बस जल्द अज जल्द मैं कमरे में आकर खुद को बंद कर लूं। ये भी तसल्ली कर ली थी कि मुझे कमरे में आने से पहले कहीं मेरे इस देवर ने देखा तो नहीं। हर जुमेरात को उसका यही मामूल था, मेरे साथ सोने की जिद करता। और फिर मैं अब मजीद खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से आकर अपने बेड पर लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। काम से थकी थी इसलिए जल्द ही नींद भी आ गई। मैं अभी गहरी नींद में गई थी कि जब मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। जानती थी कि ये देवर ही होगा। मैंने कंबल को अपने इर्द गिर्द लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा पूरी कुव्वत से धड़ धड़ाने लगा, मगर मैं फिर भी यूं ही ढीठ बनकर लेटी रही। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई और यही सोचा कि देवर चला गया होगा। कुछ देर बाद मुझे दरवाजा हल्की सी मखसूस चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुलने की आवाज आई। उसी के साथ चलने की आहट आई और फिर यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ रहा हो। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था। जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो देवर अपना। सोचा था ससुराल जाकर राज करूंगी, जब रिश्ते वाली ने बताया कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और एक अदद छोटा देवर ही मौजूद है, तो मैं तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाई थी। मैंने तो शुरू से ही यही दुआ मांगी थी कि बस मुझे भरा हुआ ससुराल ना मिले, कि जहां जाते ही मुझे सास ससुर नंदों और जेठानियों के झमेले देखना पड़े। कुछ मैं थी भी कामचोर और आलसी, ज्यादा कामों की तो हाथ लगाती नहीं थी। कुछ अपने माँ बाप की भी लाडली थी, इसलिए ज्यादा काम काज में मैंने कभी किए नहीं थे, इसलिए जिम्मेदारियों से भी भागती थी। मगर कहाँ खबर थी कि ये देवर ही मेरा जिया हराम कर देगा। जब रिश्ते वाली खाला ने मुझे ये बताया तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का था। मेरे वालिदैन को भी लड़का पसंद आया था, इसलिए जल्द ही हमारा रिश्ता तय कर दिया गया और फिर मुझे रुखसत करके मेरे ससुराल भेज दिया गया। मैं अपने हुजरा अरूसी में दुल्हन बनी घूंघट डाले बैठी थी। बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी कई ख्वाब थे। मैंने अपने आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से ख्वाब देख रखे थे कि जब मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा के खुलने के साथ ही मेरा दिल भी गोया पूरी कुव्वत से धड़का था। मैं तो मुस्कुराकर अपनी आंखें मीच ली थी और फिर खोलकर अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए उसको मुस्कुराने लगी। जानती थी कि अभी मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठेगा सामने और फिर मेरा घूंघट उठाएगा। इसके बाद मुझे मुंह दिखाई में एक कीमती सा तोहफा देगा और मैं तो इन लम्हात को सोच सोच कर ही खुश हो रही थी। मेरा शौहर चलता हुआ बिस्तर के करीब आया और फिर कुछ दूरी पर ही खड़ा हो गया। मैं नजरें झुकाए बिस्तर पर बैठी थी। नजर उठाकर देखना तो मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। जब अगले ही पल एक झटके से किसी ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं हैरान थी, हड़बड़ा कर रह गई। इस तरह की जल्दबाजी को तो मैंने हरगिज भी तवक्को नहीं की थी। मुझे तो लगा था मेरा शौहर बड़े प्यार से मेरे घूंघट को उठाकर मेरे सर पर रखेगा, मगर उसने तो मेरा घूंघट छीन कर मेरे होशो हवास ही गुम कर दिए थे। मैंने बौखलाकर नजर उठाकर देखा तो अगले ही पल मैं सख्ते की कैफियत में जा चुकी थी, क्योंकि सामने मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा देवर खड़ा था, जो कि मुझे देखकर अब खिलखिलाकर हंस रहा था। देवर को यूं अपने सामने देखकर तो मेरे गुस्से की कोई इंतहा न रही थी। आखिर ये कौन सा मुहज्जब तरीका था कि शौहर की जगह देवर आए और आकर घूंघट को उठा दे। मैं गुस्से से कहने लगी कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारे भाई कहाँ हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा घूंघट खराब कर दिया तुमने मेरा। मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद। मैं अच्छी खासी सख्त लहजे में बोली थी और समझी थी कि मेरा देवर मेरे इस लहजे को देखकर डर जाएगा, मगर वो तो मुझे सटता पैर देख रहा था। अगले ही पल हंसकर कहने लगा कि घूंघट भाई उठाए या मैं, बात तो एक ही है ना। उसके अल्फाज ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। कैसा बेबाक और बेशर्म किस्म का लड़का था, उसे पता ही नहीं था कि क्या कह रहा है और क्या नहीं। मैंने अपने घूंघट को सेट किया, मगर वो तो मुझे यूं खा जाने वाली नजरों से देख रहा था कि मैं मुतजब्जब सी हो गई। भले ही वो उम्र में छोटा था, मगर फिर भी मेरा और उसका रिश्ता देवर भाभी का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अजीब सोचने पर मजबूर कर रही थी। मेरे सारे मूड का सत्यानाश हो चुका था। मुझे तो लगा था मेरी डांट सुनकर वो वहां से चला जाएगा, मगर वो तो मेरे सामने बेड पर बैठ चुका था और मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगा।
मैं बड़े ही उकताए हुए लहजे में उसकी हर बात का जवाब दे रही थी और यही दुआ कर रही थी कि आखिर मेरा शौहर कब आएगा और वो कहाँ है। उसके साथ मजीद सख्ती से पेश आती तो हो सकता था वो शौहर को मेरी शिकायत लगा देता, और यूं मैं अपने और अपने शौहर की ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहती थी। मेरा देवर अभी मुझसे बातों में लगा ही था कि जब मेरा शौहर कमरे में आया, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो चुका था। अपने देवर पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। यही सोच रही थी कि बस चंद दिनों की बात है, देखती हूँ फिर तुम कैसे मुझसे इस तरह फ्री होकर बात करते हो। तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे भाई को लगाऊंगी तो बिल्कुल सीधे हो जाओगे। ये सोचते हुए मैं बड़बड़ा रही थी। मैंने तो सोचा था कि अपने भाई को कमरे में देखकर देवर वहां से चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो तो उल्टा बेड पर अपने ही भाई की जगह खाली करते हुए बोला था, भाई बैठ जाए, शर्माए मत, आप ही की बीवी हैं ये। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा शौहर अमजद भी मुस्कुरा कर था और आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गया। मैं तो बस यही देखती रह गई कि देवर आखिर कमरे से बाहर कब जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान, वो भी पहली रात, देवर का क्या काम था। देवर कहने लगा कि भैया भाभी बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत है, आप मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढ कर लाइएगा ना, जो देखने में बिल्कुल भाभी जैसी ही हो। मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। आखिर ये क्या बातें किए जा रहा था। अमजद भी मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ जरूर, तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। शायद मेरी खामोशी को अमजद नोट कर चुके थे, इसलिए अपने भाई को इस कमरे से जाने का कहा। मेरा देवर वहां से जा चुका था। मैंने सोचा कि हो सकता है अब शौहर मुझसे अपनी और मेरी बात करे, मुझसे मोहब्बत का इजहार करे और मेरी मुंह दिखाई दे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड दुरुस्त किया। शौहर ने मेरा घूंघट उठाया, मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी जो कि बेहद प्यारी थी। अगले ही पल शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि मरियम देखो, मेरी अम्मी की वफात को 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में मैंने और अब्बा ने ही नुमान को माँ और बाप बनकर पाला है। फिर अब्बा की भी वफात हो गई और मैं भी कामों में मसरूफ हो गया, इसलिए हम वो मोहब्बत नुमान को नहीं दे पाए जो कि एक माँ दे सकती है। देखो, भाभी भी एक माँ की तरह ही होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने देवर का बहुत ख्याल रखो। तुम अपने देवर का जितना भी ख्याल रखोगी, मैं यही समझूंगा कि तुम मेरा ही ख्याल रख रही हो। मैं तो हैरत से अपने शौहर की बातें सुन रही थी, जो जब तक मेरे पास बैठा रहा अपने छोटे भाई के ही गुण गाता रहा। चूंकि मैं इस घर में नई थी और मुझे इस वक्त अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनानी थी, इसलिए मैं इसकी हर बात पर सर हिलाती रही। आखिर में अमजद ने यह भी कह दिया कि अगर तुमने मेरे भाई को किसी भी तरह की कोई तकलीफ दी या उसकी किसी बात का इनकार किया, तो फिर तुम अपना बंदोबस्त भी कहीं और कर लेना, क्योंकि मुझे मेरे भाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अमजद के अल्फाज तो गोया मुझे वहीं पर मुंजमद कर चुके थे। देवर की उम्र इस वक्त सिर्फ 10 साल थी और उसे माँ बनकर पालने में भी कोई हर्ज नहीं थी। मैंने अपने देवर की जिम्मेदारी उठाने की भी हामी भर ली। अगले ही रोज मैं घर से तमाम जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी, क्योंकि घर में मैं ही तो एक औरत थी, तो मुझे ही सब काम करने पड़े थे। शौहर ने तो बराए नाम ही नौकरानी रखकर देने का कहा नहीं था। मैंने जितने भी ख्वाब देख रखे थे वो सारे चकनाचूर हो चुके थे। मेरे तो जैसे सारे ख्वाबों पर पानी सा फिर चुका था। मगर खैर, मैं देवर के साथ नॉर्मल रवैया रखने लगी, मगर वो तो जैसे मुझसे चिपक ही चुका था। बात बात में हंसता, मेरे हाथ पर हाथ रखता तो कभी मेरे कंधे पर हाथ रखता। भले ही वो बच्चा था, मगर उसकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगती। शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा और उसका रिश्ता ऐसा था, और कुछ मेरा मिजाज भी इस तरह का था। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया। मुझे देवर का ख्याल रखता देखकर मेरा शौहर भी जैसे मुतमईन सा हो चुका था। उसे मुझसे मोहब्बत सी होने लगी थी। मैं भी देवर को अपना छोटा भाई समझते हुए प्यार देने लगी। मगर जैसे ही मेरी शादी को 4 से 5 साल हुए, तो देवर की हरकतें भी अजीब होने लगी। वो अब 14-15 साल का हो चुका था, मगर अब भी अक्सर जिद करता कि भाभी मुझे अपने पास ही सोना है, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। वैसे वो हर रोज जिद नहीं किया करता था, कभी कभार कहा करता था, और मेरे शौहर भी उसे हमारे साथ सुला लिया करते थे। मगर अब तो वो बड़ा हो रहा था, फिर भी मेरे लिए गैर महरम था। मेरा अब उसे अपने पास सुलाना थोड़ा अजीब लगता। देवर जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो अपने भाई की मोहब्बत और अपनायत देखकर वो थोड़ा बिगड़ भी चुका था। बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करने लगता। एक रोज उसने अपने भाई से जिद लगा ली कि मुझे घोड़ी चाहिए, मुझे घोड़ी ला कर दे। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं तो वहीं पर फट पड़ी थी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहले ही घर के काम मुझसे इतनी मुश्किल से मुकम्मल होते हैं, और ऊपर से तुम मुझे एक और जिम्मेदारी लगा रहे हो। मुझसे तो नहीं संभाली जानी कोई भी घोड़ी। इस पर देवर कहने लगा कि भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं, इस घोड़ी की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं इसे संभाल लूंगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। चूंकि देवर की जिद थी, इसलिए मेरे शौहर ने उसे घोड़ी ला दी। अब तो सारा दिन मेरा देवर इस घोड़ी के साथ ही लगा रहता, उसका बेहद ख्याल रखता, सारा सारा दिन उसके पास बैठा रहता, और रात को सोने से पहले भी घोड़ी को चारा वगैरह खिलाकर ही अपने कमरे में आया करता।
मैंने तो सोचा था कि अब देवर की आदतें बदल जाएंगी, मगर ऐसा ना हुआ। मैंने गौर किया तो वो हर हफ्ते में जुमेरात के रोज ही ये जिद किया करता था कि वो हमारे पास आकर सोएगा। इस रोज भी जुमेरात का ही दिन था। जैसे ही खाना खाकर मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर आज मुद्दतों बाद फारिग बेड पर नीम दराज थे। मैंने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, मगर कुछ ही देर बाद दरवाजा धड़ल्ले से खुला और मेरा देवर कमरे में आ गया। कहने लगा कि मुझे भी नींद नहीं आ रही भाई, मैं आपके साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। मेरा दिल तो बुरी तरह से उच्चाट हो चुका था। जब से शादी हुई थी हमारे बीच देवर कबाब में हड्डी बना हुआ था। शायद यही वजह थी कि अभी तक हमारी औलाद नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी अभी तक एक दूसरे को इस तरह जान ही नहीं पाए थे। एक मर्तबा फिर देवर हमारे बीच बैठा था और फिर हमारे दरमियान ही सो गया। अब तो ये इसका मामूल बनता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, यहाँ तक कि अगर मेरा शौहर अमजद काम के सिलसिले में घर से बाहर होता तो भी जेवर की ये जिद होती कि मगर मैं हिचकिचा जाती थी। अगर वो सो जाता तो मैं उठकर सोफे पर चली जाती और उसको उठने से पहले ही कमरे से बाहर चली जाया करती थी। इस रोज पूरे घर की साफ सफाई करते हुए मैं बिल्कुल थक चुकी थी। देवर बार बार मुझ पर हुक्म सादिर कर रहा था और मैं तो जैसे किराए की नौकरानी उसका हर हुक्म मान रही थी। इस कदर हब्स और गर्मी में मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सारा दिन मैं काम कर करके थकी हारी बिस्तर पर लेटी थी। एयर कूलर ऑन करके जैसे ही बेड पर लेटी तो अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं हड़बड़ाती हुई उठी और गुस्से से वापडा वालों को गालम गलोच देने लगी। कम वक्त हमारे सुकून से 2 घड़ी बैठने भी नहीं देते। मेरा दिल बुरी तरह उताया हुआ था। रात के 10 बज रहे थे जब मेरी बातें सुनकर मेरा देवर हंसता हुआ कमरे में आया तो बनियान पहने सामने खड़ा मुझे बगौर देख रहा था। मैंने फौरन एक जानिब को पड़ा दुपट्टा अपने इर्द लपेटा तो देवर कहने लगा, भाभी आज तो ये बिजली नहीं आने वाली, इसलिए बेहतर है कि बाहर आकर ही अपनी चारपाई बिछा लें मेरे साथ। देवर के अल्फाज तो जैसे मेरा रंग मुतगैर कर चुके थे। मैंने फौरन हड़बड़ाकर नफी में सर हिलाया और बोली कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इस गर्म हबसदा कमरे में मैं दोबारा लेट चुकी थी। पसीने से मेरा पूरा वजूद शराबूर हो चुका था। मगर कितनी ही देर गुजर चुकी थी, बिजली का तो नामो निशान तक न था। बार बार देवर कह रहा था कि भाभी बाहर आकर सो जाओ, बाहर ताजा हवा है, आपको सुकून की नींद आ जाएगी। मगर न जाने क्यों मैं इससे कतरा रही थी। एक अजीब सा खौफ था या फिर अंदेशा कि अगर वो सच हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन आखिर कब तक मैं कमरे में बैठी रहती। जब नींद ने पूरी तरह हमला किया तो खुद ही बाहर सहन में चारपाई बिछाकर लेट गई। मेरा देवर इस वक्त दूसरी जानिब मुंह किए सो रहा था। मैंने अपनी चारपाई उससे कुछ फासले पर रखी थी और आंखें मूंद कर सो गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अपने करीब कदमों की आहट महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उठा हो और फिर इसी के साथ ही चलता हुआ मेरी चारपाई की जानिब आया हो। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेदार था कि जब किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि सामने तो देवर तकिया उठाए खड़ा था। मैं बौखलाकर उठ बैठी और उसे देखने लगी। मैं गुस्से से बोली कि ये क्या कर रहे थे तुम? इस वक्त मेरे सरहाने क्यों खड़े हो? इसके हाथ से तो बौखलाहट से गोया तकिया ही छूटकर गिर चुका था। अगले ही पल हड़बड़ाकर उसने तकिया उठाया और मेरे बिस्तर पर फेंकते हुए कहने लगा कि भाभी आप भी ना नींद में ऐसी गुम थी कि बगैर तकिए के ही लेट गई, इसलिए तो मैं आपके लिए सर के नीचे तकिया रखने के लिए आया था। और उसके अल्फाज और कुछ कह रहे थे जबकि उसके तासुरात कुछ और ही कह रहे थे। मुझे यूं उठा देखकर वो बौखला सा चुका था। न जाने क्यों मगर मुझे अब उस पर शक सा होने लगा था, जैसे वो कुछ और ही इरादे रखता हो। मैंने तो वो तकिया उससे ले लिया और लेकर दोबारा कमरे में चली गई। मैं मजीद अगर बाहर सोती तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर गुजरता। शक मेरे दिमाग में पनपने लगा था। कुछ इसका उठना बैठना भी गांव के औबाश लड़कों के साथ था। शौहर को बताती तो वो यही कहता कि बच्चा है, सुधर जाएगा। वैसे भी वो लड़कों के कोई आवारा नहीं बल्कि अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं। ऊपर से मेरा देवर जो हर वक्त घोड़ी के साथ लगा रहता। एक रोज जो मंजर मैंने देखा मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन था। मैं अपने कमरे में मौजूद थी। शाम का वक्त था, तबीयत भी कुछ निढाल सी लग रही थी। कमरे से बाहर जैसे ही आई तो सहन की जानिब नजर पड़ी। मेरी तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरा देवर घोड़ी का दूध निकालकर एक ही सांस में पिए जा रहा था। मुझे तो घिन सी आने लगी थी उससे कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। घोड़ी का दूध, ओह, आखिर वो क्यों पी रहा था? इसके बाद से तो मैंने देवर को खुद से दूर रखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं काम कर रही हूँ तो वो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। यही सोचा था कि देवर की उम्र शादी लायक हो तो जल्दी से इसकी शादी कराऊं ताकि इसकी जिम्मेदारियों से मेरी जान छूटे। शौहर से तो कुछ कहने से रही थी, क्योंकि शौहर को तो अपना भाई हर हाल में ही अच्छा लगा करता था। ऊपर से इतना बड़ा होने के बावजूद हर जुमेरात को उसका हमारे बीच सोना मुझे मजीद कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक बात जो मैंने नोट कर ली, वो क्या थी? वो ये थी कि जब भी अमजद
घर आता नुमान फौरन हमारे बीच आ धमकता और फिर ऐसी बातों की तार छेड़ देता कि जो बातें खत्म होने का नाम ही ना लेती। रात गए तक वो हमारे दरमियान ही बैठा रहता। आखिर को अमजद को नींद आ जाती और वो जमाइयाँ लेने लगते। तभी जबकि जुमेरात के रोज तो उसका यही मामूल था, अपने भाई से बातें करते हुए ही वो उसके पास सो जाता और मुझे मजबूरन या तो सोफे पे या फिर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता, क्योंकि घर में 2 कमरे, एक मेरा और मेरे शौहर का और दूसरा जबकि मेरे देवर के जेर इस्तेमाल था। आखिर एक रोज तंग आकर मैंने इस बारे में अपने शौहर से जिक्र कर ही दिया। उनसे कहने लगी कि ये क्या तरीका है, हमारी शादी को 6 से 7 साल गुजर चुके हैं और इन 6-7 सालों में हमारी औलाद नहीं हुई। रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले अब तो तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि कहीं मुझे या आप में कोई नुक्स तो नहीं। अब तो नुमान कितना बड़ा हो चुका है, फिर क्यों वो हर बार हमारे बीच आ जाता है। जिस कदर आपको अपने भाई से मोहब्बत है, आपको अपनी आने वाली औलाद का इंतजार नहीं क्या? मेरी बातें अमजद के पल्ले भी पड़ रही थी, शायद वो इस बात को समझ रहे थे। आज तो थी भी जुमेरात और देवर एक मरतबा फिर घोड़ी के दूध का डोल भरकर पिए जा रहा था। जानती थी कि आज रात एक मरतबा फिर वो हमारे दरमियान ही सोने की जिद करेगा, मगर मैं आज ऐसा नहीं चाहती थी। जैसे ही रात का वक्त हुआ तो नुमान एक मरतबा फिर आ चुका था, मगर कुछ ही देर बाद मेरे शौहर ने उसे अपने कमरे में जाने का कहा तो मैं खुश हो गई। मेरी बातों का असर मेरे शौहर पर हो रहा है। देवर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपने भाई को। ऐसे लग रहा था जैसे उसे ये बात बुरी लगी है। वो वहां से चला तो गया, मगर जाते जाते कड़ी नज़र मुझ पर जरूर डाली थी। मैं और मेरा शौहर बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही मेरा शौहर हड़बड़ा सा गया। शौहर को घबराया हुआ देखकर मैं भी परेशान हो गई। शौहर कहने लगा कि हमारे गोदाम में आग लग चुकी है, ये खबर शनासा नंबर से कॉल आई है, मुझे फौरन जाना होगा। इसी पल मेरा देवर भी कमरे में आया और कहने लगा कि क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है। जब अमजद ने उसे बताया तो वो भी साथ जाने की जिद करने लगा, मगर अमजद बोले कि तुम्हारी भाभी घर पर अकेली होंगी, तुम घर पर ही रहो। अमजद वहां से जा चुका था, जबकि मैं यही दुआ गो थी कि मेरे शौहर का ज्यादा नुकसान ना हुआ। देवर भी मेरे पास आकर बैठा और मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देने लगा, मगर मैंने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया था और 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि तुम अपने कमरे में जाओ। मेरी बात सुनकर वो वहां से उठकर चला गया। दरवाजा मैंने ही पहले लॉक कर लिया था, मगर फिर बैठे बैठे न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लग गई, पता ही ना चला। जैसे ही मेरी आंख लगी ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगा शायद अमजद आ गया होगा, मगर कमरा चूंकि मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, एक ह्योला सा नजर आया जिसने आते ही मुझे गर्दन से पकड़कर दबोच लिया। वो मेरा तो सांस रुकने लगा था। मैं खुद को छुड़वाने लगी, मगर गिरफ्त बड़ी ही मजबूत थी। मुझे तो लगा शायद मैं मर ही जाऊंगी। मैं अपने देवर को आवाजें दे रही थी, अपने शौहर को बुला रही थी कि तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई। जिस शख्स को मैंने अपनी गर्दन पकड़े हुए देखा था, मेरे तो आसान खता हो गए थे। ये तो नुमान था जो मुझे गर्दन से दबोच कर खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था, जबकि पीछे लाइट ऑन करने वाला मेरा शौहर अमजद था। देवर को अपने सामने देखकर तो मैंने फौरन खुद को उससे छुड़वाया। वहीं नुमान भी हड़बड़ा चुका था और मेरे शौहर अमजद कभी मुझे तो कभी नुमान को देख रहे थे। नुमान तो सूखे पत्ते की मानंद कपकपा रहा था। अगले ही पल अमजद ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और सवाल करने लगा कि तुम अपनी भाभी के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तो अपनी भाभी की जान लेना चाहते थे? अमजद को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही भाई था, ताकि वो किसी तरह अमजद को घर से भेज सके और मेरी जान ले सके। भाई के थप्पड़ खाकर वो रोने लगा, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। आखिर उम्र ही क्या थी उसकी, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल। रोते हुए कहने लगा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। मुझे भी भाभी से मोहब्बत थी, उनसियत थी, मगर फिर मुझे यूं लगने लगा कि जैसे भाभी आपको मुझसे छीन लेंगी। ये अगर आपके करीब हो गई तो आप मुझे भूल जाएंगे, आपकी अपनी औलाद होगी और फिर मेरा वो मुकाम नहीं रहेगा जो पहले था। बस यही खदशात थे जिनकी बदौलत मैं हमेशा आप दोनों के बीच आता रहा और अपनी अहमियत वाजे करता रहा। मुझे भाभी अपनी दुश्मन लगने लगी थी। इसी खातर मैंने सोचा कि किसी तरह मैं भाभी को इनकी जिंदगी से निकाल दूं। ये अल्फाज सुनकर तो जैसे अमजद सीख पा हो चुके थे। मुझे भी हैरानगी हो रही थी कि आखिर ये शख्स ऐसे भी सोच सकता है। मैंने नुमान को अपना छोटा भाई समझा था। अमजद ने एक मरतबा फिर नुमान को थप्पड़ दे मारा और उसे खूब बातें सुनाई। यहाँ तक कि अमजद भी रोने लगे थे कि मैंने तुम्हें हर तरह से अहमियत दी, तुमसे इतनी मोहब्बत की, और बदले में तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अमजद ने देवर को कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खुद भी पूरी तरह टूटे हुए थे, क्योंकि वो नुमान को अपनी औलाद की तरह समझते थे। नुमान को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपने भाई से माफी मांगने आया। अमजद ने उसे मेरे पास भेजा कि तुम्हारी भाभी तुम्हें माफ करती है तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर अमजद ना आते तो मैं मर चुकी होती, मगर बहरहाल अमजद की खातिर मैंने नुमान को माफ कर दिया। अमजद ने उसकी दोस्ती आवारा उबाश लड़कों से तुड़वा दी जिन्होंने उसके कान भरे थे।